हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सी ए उज्जवल सर। और दोस्तों, हम सबको पता है जितने भी सी ए इंटर वाले बच्चे हैं सर, उनके एग्ज़ाम बहुत करीब है। ठीक है। और सर, अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो एमसीक्यू आपको सही करके आने ही पड़ेंगे। ठीक है। अब सर, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो सर, हमें पता है हमारे इंस्टीट्यूट आईसीएआई ने एक पूरी बुकलेट निकाली है जहाँ पे उन्हें बहुत सारे एमसीक्यू कवर करे हैं। ठीक है। तो सर, अब दिक्कत ये है सर, टाइम तो बचा है नहीं, तो सर कैसे सारे एमसीक्यू कवर करें कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे? या देखो, इतना टाइम नहीं है। तो मैंने आपके लिए इनकम टैक्स और जीएसटी में तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए मैं एक पूरी रिवीजन सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। सर, उसमें हम क्या करेंगे? देखो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो मैंने एक समरी बनाई है सर। सबसे पहले तो जिसमें मैंने इंक्लूड करा है एक टॉपिक इंडेक्स, कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आईसीएआई ने कौन कौन से क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है सर। उसके बाद हमने एक सेक्शन वाइज भी समरी बनाई है, और सर इसके अलावा हमने क्वेश्चन वाइज भी समरी बनाई है, जहाँ हमने लिखा है सर हर क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सा कॉन्सेप्ट कवर करा गया है, क्या क्या पूछा गया और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है सर। क्या आप हमें सिर्फ ये पीडीएफ ही दोगे? नहीं, तो मैं एक पूरी रिवीजन सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जैसे जिसमें हर वीडियो के अंदर हम एक क्वेश्चन कवर करेंगे। हम देखेंगे सर उस क्वेश्चन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर करें हैं, उनको रिवाइज करेंगे। अलॉन्ग विद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी। तो अगर आपके पास पूरी बुकलेट सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो आप मेरी रिवीजन सीरीज फॉलो करो सर, जिससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे इस का फोकस है सेक्शन 80 डबल जे डबल ए में एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट की डिडक्शन मिलती है उसके ऊपर, और थोड़ा बहुत 80 जी के ऊपर। ठीक है। सबसे पहले पढ़ते थे क्वेश्चन की समरी के। तो मैसर्स अभिनव एंड सन्स है, एक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग प्रोप्राइटरशिप। उसने हायर करे बहुत सारे न्यू एम्प्लॉइज ओवर द 2 years, और इसके अलावा उसने कुछ डोनेशन भी करा पीएम केयर फंड्स। ठीक है। अब सर सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है वो हुआ है सर सेक्शन 80 डबल जे डबल ए में जो हमें डिडक्शन मिलती है। सर यहाँ पे हमें कौन सी डिडक्शन मिलती है? सर एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप कोई न्यू एम्प्लॉय कॉस्ट इनकर करते हो, मतलब जब भी आप कोई न्यू एम्प्लॉय कॉस्ट इनकर करते हो, मतलब कुछ नए एम्प्लॉय हायर करते हो और उनको सैलरी पे करते हो ड्यूरिंग द ईयर, तो आप जितना भी उनको उन नए एम्प्लॉयज को सैलरी देते हो उसका 30% आपको डिडक्शन मिलती है। ठीक है। अब सर ये सबको मिलती है तो इसका आंसर है नहीं। एलिजिबल एसएससी कौन है, किस किस को मिलती है? सर एनी एसएससी जो एंगेज है इन द बिजनेस में और जिसपे सेक्शन 44 ए भी अप्लाई होता है। सर मतलब जिसका टैक्स ऑडिट होता है, से उसी को इस सेक्शन में डिडक्शन मिलके चलती है। सर आपने कहा डिडक्शन मिलेगी 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, मतलब आप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जितने भी नए एम्प्लॉय हायर करोगे उसको 30%, उनकी जितनी भी सैलरी आप पे करोगे उसका 30% को आपको डिडक्शन मिलके चलती है। ठीक है। तो 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, और मिलके चलती है फॉर 3 कंजिक्यूटिव ईयर। अब सर यहाँ बच्चे कंफ्यूज कर, सर यहाँ पे एक मतलब क्या है? सर यहाँ पे मतलब क्या है 3 कंजिक्यूटिव ईयर का? मतलब अगर आपने एक एम्प्लॉय नया एम्प्लॉय हायर करा, तो आप जैसे जितनी भी सैलरी पे करोगे उसका 30% की डिडक्शन आपको मिलेगी 3 सालों के लिए, जिस साल हायर करोगे उस साल और उसके आने वाले 2 सालों में। मतलब अगर मैंने एक एम्प्लॉय नया हायर करा तो वो मुझे फायदा कब तक देगा? 3 सालों तक। इसका मतलब ये है कि एक एम्प्लॉय की जो भी पैसा पे करोगे उसकी डिडक्शन कब तक मिलेगी? 3 कंजिक्यूटिव ईयर्स तक। ठीक है। अब सर इसको समझाने के लिए मैंने लिया एक एग्जाम। सर क्या? सर मान के चलो मैंने एक नया एम्प्लॉय हायर करा, एम्प्लॉय ए, उसे मैंने 25-26 में हायर करा और 25-26 में मैंने उसको सैलरी दी 3 लाख रुपए। तो 3 लाख के 30% मुझे 25-26 में मिलेगी, 26-27 में मिलेगी और 27-28 में मिलेगी। ठीक है। सर अगला साल पहुंचा मैं बी, एक नया एम्प्लॉय हायर करा बी, बी को मैंने हायर करा 26-27 में, इसको मैंने दिए 4 लाख रुपए। तो बी को जो पैसा दूंगा उसका 30% 26-27 में, 27-28 में और 28-29 में। मतलब 26-27 में मुझे 2 एम्प्लॉय पे डिडक्शन मिलकर चलेगी, एक तो ए के ऊपर क्योंकि ए का दूसरा साल है, और बी के ऊपर क्योंकि बी का तो पहला साल ही है। सर 27-28 में एक एम्प्लॉय और नया हायर करा सी। अब इससे तो आपको 27-28 में से 3 एम्प्लॉय के ऊपर मिलेगी डिडक्शन, ए बी और सी। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड सर, इसका मतलब ये है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। ठीक है। अब सर यहाँ पे आती है कुछ इंपॉर्टेंट बात। सर क्या? सबसे पहला सर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब क्या है? सर बहुत आसान सा मतलब है, जो भी हम सैलरी पे करेंगे एडिशनल एम्प्लॉयज को, जितने भी हमने नए एम्प्लॉय हायर करे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, उनको जो पैसा पे करोगे वो होता है सर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है। सर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जब आप एडिशनल, सबसे पहले हमें देखो, जब हम ये चेक करेंगे कि इस बंदे को कितनी
डिडक्शन मिलके चलेगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि सर इसने कितने नए एम्प्लॉय हायर करे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। एग्री सर, बिल्कुल एग्री। अब सर जब आप ये चीज चेक करते हो कि इस बंदे ने कितने नए एम्प्लॉय हायर करे, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है सर, क्या देख, अगर तो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, मतलब बिजनेस पहले से चलता है, तो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट शैल बी निल। अरे मतलब निल होगी सर, मतलब क्या है, इफ देयर इज नो इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। सर इस बात का मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब देखो, एग्जाम्पल मान के चलो मेरे टोटल एम्प्लॉय कितने थे, 100, ठीक है, 100 एम्प्लॉय थे। मैंने 25-26 के अंदर 15 एम्प्लॉय और हायर कर लिए और 15 एम्प्लॉय मुझे छोड़ के चले गए। मतलब सर क्या बैठा मेरे पास, साल के शुरुआत में 100 एम्प्लॉय, 100 नए 15 नए एम्प्लॉय आए और 15 छोड़ के चले गए, तो ईयर एंड पे सर कितने बचे, 100। ईयर के शुरुआत में कितने थे, 100। अरे सर वैसे तो देखो, तो मैंने नए 15 एम्प्लॉय हायर करे, पर क्या मेरे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की जो नंबर है वो बढ़ा? सब साल के शुरुआत में भी 100 था और साल के एंड में भी 100 है। तो अगर ऐसा केस है तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं ऐसे केस में आपको कोई भी डिडक्शन मिलकर नहीं चलेगी। देखो क्या कहा, अगर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होगी, निल, इफ देयर इज नो इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, ठीक है। और अगर आप एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर रहे हो अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे, चेक, ड्राफ्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो भी सिस्टम है, मतलब अगर आप एम्प्लॉयज को कैश में सैलरी पे कर रहे हो तो भी आपको जो भी उन्हें उस सैलरी के ऊपर कोई भी डिडक्शन मिलके नहीं चलेगी। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, ठीक है। सर एक बात और है सर, क्या इन केस ऑफ न्यू बिजनेस, अब कोई नया बिजनेस है तो सर वो जितने भी एम्प्लॉय हायर करेगा वो नए एम्प्लॉय होंगे और उसके ऊपर उसे डिडक्शन मिलके चलेगी, ठीक है। सर ये कुछ बातें थी, आई होप आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब सर ये क्या है, एडिशनल एम्प्लॉय डू नॉट, जब भी आप एडिशनल एम्प्लॉय देखते हो कितने नए एम्प्लॉय हायर करें, तो जो इन सारी एम्प्लॉयज को आपको काउंट नहीं करना है। अगर कोई एम्प्लॉय है जिससे मैं पर मंथ 25,000 से ज्यादा की सैलरी पे कर रहा हूँ, तो सर वो इस डिडक्शन के लिए एडिशनल एम्प्लॉय में नहीं आएगा, वो बंदा नहीं आएगा यहाँ पे कैलकुलेशन में। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। सर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो पीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो वो भी यहाँ कैलकुलेशन में आके नहीं चलेगा, ठीक है। सर एक पॉइंट आपने छोड़ दिया बीच वाला, सर वो क्या है, अगर कोई एम्प्लॉय है जिसने पूरे साल में आपके यहाँ 240 दिन से कम काम करा है, वो एम्प्लॉय था फॉर लेस देन 240 डेज, तो उस वो भी यहाँ पे कवर नहीं होगा। और इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपीयरल या फिर फुटवेयर की या फिर लेदर प्रोडक्ट की इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे 240 की जगह 150 दिन की लिमिट है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, ठीक है। तो देखो इस तरह हमने 80 डबल जे डबल ए की जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें सारी बातें रिवाइज करी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो जो अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे जज हुआ है वो हुआ है सर एटीजी का। सर एटीजी की क्या थी, अगर आपको याद हो, सर एटीजी कहता है अगर आपको स्पेसिफाइड जगह डोनेशन दोगे तो आप जितनी भी डोनेशन दोगे उसके ऊपर आपको कुछ डिडक्शन मिलके चलेगी, ठीक है। अब सर अगर आपको याद हो, सर एटीजी हर डोनेशन को 4 कैटेगरी से बांटता। सर कौन सी कैटेगरी? सर एक कैटेगरी वो होती जब आप जितना भी डोनेशन करोगे आपको 100% अनलिमिटेड मिल जाएगा, जितना करा पूरे के आपको डिडक्शन मिलके चलेगी। सर एक कैटेगरी वो होती है आप जितना भी करोगे उसका आपको 50% मिलके चलेगी, पर वहां भी कोई लिमिट नहीं होगी, ठीक है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। सर ये दो थे लिमिट वाले, जहाँ पे मैक्सिमम लिमिट हम डिसाइड करेंगे। अब सर ये क्या था, अगर आप 100% आपको मिलेगी पर विद इन अ लिमिट, 50% मिलेगी पर विद इन अ लिमिट, ठीक है। तो एटीजी कहता है आप जो भी डोनेशन करेंगे आपको डिडक्शन तो मिलके चलेगी, पर आपको देखना पड़ेगा वो कौन सी लिमिट में है और उसके अकॉर्डिंगली आपको डिडक्शन मिलके चलेगा, ठीक है। तो सर यही यहाँ पे जज करा गया। अब सर देखो वो कौन कौन से, तो देखो यहाँ मैंने चार्ट बनाया है। सर ये है अनलिमिटेड कैटेगरी। सर इसमें आप इन सब में आप जितना भी डोनेशन दोगे आपको सीधा 100% मिल जाएगी, चाहे आप कितना भी दो, ठीक है। और यहाँ पे देखो यही पॉइंट जज करा था सर, कुछ था 50% अनलिमिटेड, वो ये है, सिर्फ एक ही है। अब सर लिमिटेड कैटेगरी के अंदर आप देखोगे 100% के अंदर ये हैं और 50% के अंदर ये सारे हैं, तो आपको ये सारे नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक। सर जो अगला पॉइंट जज करा था वो सर क्या करा था कि जी हमेशा ध्यान रखना, सर नॉर्मल बंदे के लिए रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है सर, 31 जुलाई या 31 अगस्त, ठीक है, ओके। पर सर अगर आपका टैक्स ऑडिट हो रहा है, अगर आप पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो रहा है तो आपके लिए क्या हो जाएगी लास्ट डेट 31 अक्टूबर। और सर टैक्स ऑडिट कब होता है, जब आपका टर्नओवर 1 CR को पार कर जाए। तो देखो वही सारी बात यहाँ पे जज करी गई है सर, क्या अगर आपका टर्नओवर 1 CR को पार कर लेगा
तो आप पे टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा और आपकी ड्यू डेट क्या हो जाएगी 31 अक्टूबर। ठीक है, तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 25 भी कवर करा। आई होप आपको पूरा समझ में आया हो। तो सर बताना ये वीडियो कैसी लगी। ये मेरी एक नई सीरीज़ है जिसमें एक एक क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर जिन बच्चों के पास सर टाइम नहीं है पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो एटलीस्ट मेरी वीडियोस देख के उनका सारे ट्रिकी पॉइंट तो कवर हो जाएंगे। और सर कमेंट में बताना कोई फीडबैक हो। सर जो मैंने समरी बनाई है ये आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो अभी जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो और जो भी फीडबैक हो वो ज़रूर बताना कमेंट्स में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।